हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। प्रोसेसिंग इसमें काफी चल रही है तेजी से। अभी जल्दी आपको इसका एग्जाम का कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। इसका एक पोर्टल भी बना दिया है अभी, उसका भी अपडेट शेयर कर देंगे आपके साथ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 30 आज डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, और हम भी हर टेस्ट में आपको 30 ही दे रहे हैं। नोट्स भी मिल जाते हैं आपके सिलेबस के इसमें कंप्लीट। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में दिया जाता है उसके अलावा आपको और कुछ को ना कोई बुक ना कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले काफी सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं और इसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। मिनिमम 20 तो इजीली हो ही जाता है, 24-25 तक भी अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं टेस्ट सीरीज को तो हो जाता है। लेट्स बिगिन। समीर ऐप हाल ही में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाचारों में देखा गया है ये समीर ऐप ये किससे संबंधित है? देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में है। जो समीर ऐप है ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का हर 1 घंटे में पर आवर ये अपडेट देता है। देश में अभी 100 सिटीज, कितने देश के 100 से अधिक शहरों के लिए जो एयर क्वालिटी है उसकी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे इसमें देखते हैं आप में तो ये कलर कोडिंग भी है, कलर कोडिंग भी प्रोवाइड करवाता है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र में कचरा डंपिंग या सड़क की धूल, वाहनों से जो उत्सर्जन या अदर जो पोल्यूशन से संबंधित मुद्दे हैं उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वायु प्रदूषण। नाविक सागर परिक्रमा अभियान सेकंड में इस्तेमाल किए गए भारतीय नौसेना के नौकायन पोत का क्या नाम है? ये काफी चर्चा में अभी। समुद्री जो कौशल है और जो साहस है उसके उत्सव को ये जारी रखते हुए ये अभियान जो है इसका सेकंड है ये। और इसमें भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी है, इसलिए और भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना, ये 2 इसमें सवार होके और पूरी दुनिया भर की परिक्रमा कर रही है। और ये एक ऐतिहासिक समुद्री अभियान है जो 240 दिनों तक जो 4 कॉन्टिनेंट है, 4 कॉन्टिनेंट 3 महासागर इनको कवर करेंगे। लगभग 23,400 समुद्री मील की यात्रा करेंगे और ये एक समुद्री इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत है उसका मैसेज पास करने के लिए ये किया गया है। और अभी ये 2 अक्टूबर से शुरू किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को रवाना हुई है ये दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है? एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि किसका कौन सा सैटेलाइट है, नहीं है, मून किसका है, नहीं। ये बुध और शुक्र, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो वो सूर्य के नजदीक है और दूसरा क्या है? ग्रेविटी। सूर्य के नजदीक है और उसके जो ग्रेविटी है सूर्य की उसके बहुत करीब है, इसलिए इनका कोई चंद्रमा नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन, ये कहां से लिया गया है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एक क्वेश्चन कई बार आपके किसी शिफ्ट में आता है इस तरीके का। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण अधिकार जारी करती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स
ये कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सी संस्था जारी करती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? एक्चुअली ये एक अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति है एसडीआर, और इसको बनाया गया था एसडीआर को 1969 में। किसने बनाया था? आईएमएफ ने। आईएमएफ जारी करता है ये आईएमएफ का, और इसका उद्देश्य क्या है? जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो आधिकारिक भंडार है उसको एक पूरक बनाना। और एसडीआर क्या है? एसडीआर ने तो कोई मुद्रा है और नहीं आईएमएफ का इस पे दावा है। ये एक आईएमएफ के जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इसको यूज कर सकते हैं, मुद्रा पर उनका संभावित दावा है, और इससे ही एसडीआर का आदान प्रदान किया जाता है। जो भी आईएमएफ के मेंबर हैं वो इसका आदान प्रदान करते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? इनमें से कौन से संगठन है जिनकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में की गई थी, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान था, उन्होंने की थी। और दूसरा हिंदू महासभा है, इसकी स्थापना 1914 में की थी, और ये पूछा जाता है कई बार कहां पे की थी, तो ये अमृतसर में की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। किगाली समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में संशोधन का प्रस्ताव है? देखिए, 1 जनवरी 2019 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और उसी में जो किगाली संशोधन है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2019 को। किगाली संशोधन के तहत जो भी इसमें देश हैं वो अगले 30 साल तक, अगले 30 इयर्स तक इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसका 80% तक कम करने का इसमें वादा किया है। जितने भी इसके मेंबर कंट्री है, जो भी सिग्नेटरी है उनका। ये संशोधन अमेरिका और यूरोप जैसे जो विकसित देश हैं उनको 2036 तक 2036 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं उनके उत्पादन और खपत को जो 2012 का स्तर है उससे लगभग 15% तक कम करना चाहिए उनको भी। हालांकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसको ना तो इस पे जो डेवलपिंग कंट्री है उनको पैसा देते हैं, फंड देते हैं, और ना वो अपने यहाँ कम करते हैं, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है उनको। अब इनमें 2012 का रेफरेंस लेके और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 2036 तक सिर्फ 15% ही कम करना है, जबकि जो बाकी सिग्नेटरी है उनको 30 साल में 80% कम करना है। भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, ये जो देश है जो जहां पे थोड़ा क्लाइमेट हॉट रहता है, गर्म देश, गर्म कंट्री कह सकते हैं जो क्लाइमेट वाइज, ये एक छोटा ग्रुप है, इसको 2028 तक इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। ये कह रहा है किगाली कि जो भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे जो गर्म देश है इनको 2028 तक ही इसका यूज बंद कर देना चाहिए। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? यह भी चर्चा में था काली टाइगर रिजर्व। उसकी वजह है, एक तो यहाँ पे टाइगर, काफी टाइगर हैं यहाँ पे, 50+ टाइगर हैं, और ये टाइगर क्या है कि यहाँ से गोवा की तरफ चले जाते हैं। तो यह भी चर्चा में था इसको लेके। और काली टाइगर रिजर्व अभी कंजर्वेशन भी हो गया, कंजर्वेटिव एरिया है, ये एक संरक्षित क्षेत्र है, बाघ रिजर्व है, और उत्तर कन्नड़ा में है, ये कर्नाटक में। जो ब्लैक पैंथर हैं उनके लिए फेमस है ये। वह शोध जो किसी घटना की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए एक ही समय में डेटा एकत्र करता है, वो किस विधि के अनुरूप है? ये ऐसा कौन सा शोध है जो किसी घटना की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए एक ही टाइम पे एक ही समय में डेटा कलेक्ट करता है? किस शोध के डिजाइन के अनुरूप है ये? तो ये क्रॉस सेक्शनल शोध की जो डिजाइन है उसके अनुरूप है ये। कारमन रेखा क्या है? कारमन रेखा क्या है? कारमन रेखा समुद्र तल से जो
100 किलोमीटर ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी काल्पनिक सीमा है ये एक, लगभग 62 मील 100 किलोमीटर ऊपर। और जहां पे किसी यान की उड़ान भरने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है वहां पे बदल जाते हैं। ये जो रेंज आ जाती है यहाँ पे, जो उड़ान भरने की जो कोई भी यान हो उसकी जो कैपेसिटी है उसकी, वहां पे फिजिक्स के लॉ अलग होते हैं, इसलिए ये इसको कारमन रेखा कहा जाता है। पी नाथ मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? पी नाथ मिश्रा, इनका किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, प्रथम प्रमथनाथ मिश्रा है ये, प्रमथनाथ मिश्रा, और इन्होंने स्थापना की थी अनुशीलन समिति की। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्रनाथ बैनर्जी, इसके अलावा जो भूपेंद्रनाथ दत्ता हैं, बारेंद्र घोष हैं, ये लोग इससे जुड़े हुए थे। और प्रमथनाथ मिश्रा ने 1902 में, मार्च 1902 में, 24 मार्च 1902 को इसकी स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में किस आंदोलन में शामिल हुए थे? वो किस अधिनियम के विरुद्ध शामिल हुए थे? एक था एशियाई पंजीकरण अधिनियम। एशियाई पंजीकरण अधिनियम क्या था? जो एशियाई मूल के लोग हैं उनको पंजीकरण करवाते थे साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी इसको कहते थे कि ये ब्लैक एक्ट है, ब्लैक एक्ट है। और गांधी जी के आंदोलन के बाद इसको रद्द भी कर दिया था वहां पे। ये 1906 में किया था गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन। इसमें क्या होता था? अंगूठा लगवाते थे, अंगूठा लगा के, और एक सर्टिफिकेट बनाते थे। इंडियंस या एशियंस जो थे उनके लिए अलग से उनका अंगूठा लगवा कर एक सर्टिफिकेट बनवाते थे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? देखिए, सतलज और काली रिवर, इनके बीच का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो विभाजन है पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो इस आधार पे विभाजन किया गया है। हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है? वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें कौन कौन सा है? वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो पंजाब हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय के बाद में देखेंगे तो आप कुमाऊं हिमालय है, इसके बाद में देखेंगे तो नेपाल हिमालय है, और फिर आसाम हिमालय है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सिंधु, इंडस और जो सतलज है, इसके बीच का, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय रीजन है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमाऊं रीजन की बात करें, कुमाऊं हिमालय की, तो ये सतलज और सतलज से काली, सतलज से और काली के बीच का जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो ये काली टू तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय रेंज है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और फिर आसाम हिमालय है तीस्ता टू दिहांग। ये रिवर्स है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। फिर सतलज से काली के बीच का कुमाऊं हिमालय है, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दियांग आसाम हिमालय। हमसे सतलज और काली का पूछा है तो कुमाऊं हिमालय। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कई बार क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इससे क्या हमें सपोर्ट बना रहता है आपका। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, आपको टेस्ट नोट्स मिलते रहते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद ये जलियांवाला बाग जो हुआ था वहां गैदरिंग हुई थी, फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इसको इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 21 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था। और इससे सरकार को, मतलब सरकार बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी दोष सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का उनके पास अधिकार था। मूल रूप से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है उसको निलंबित कर दिया था। हीबस कॉर्प्स है, जैसे अभी आपने सुना होगा और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे, हीबस कॉर्प्स का एक रिट है हीबस कॉर्प्स। इसमें क्या होता है कि आप सामने पेश कीजिए। अभी सदगुरु वाला जो मामला हुआ था, सदगुरु वाला केस आपने सुना होगा अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं न्यूज के, तो वहां क्या था कि 2 महिलाएं थी जो पिछले काफी सालों से वहां रह रही थी उनके आश्रम में, और उनका जो फादर थे या मदर थे, किसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जाके और वहां पे रिट लगाई कि जबरदस्ती रखा जा रहा है, वहां पे कोई डॉक्टर रहता है जो रेप वगैरह इस तरीके के मामले थे। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई पेश कीजिए, तो उनको पेश किया गया। उन्होंने कहा हम हमारी मर्जी से रह रहे हैं, और इस तरीके का पहले 7-8 साल पहले हमारी मदर ने भी केस लगाया था, इस तरीके का कोई केस था। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपने अंडर में लिया और जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो रोक दी, और इस तरीके का हुआ था। पुलिस वगैरह चली गई थी इनके आश्रम में। जबकि हीबस कॉर्प्स में ऐसा ही होता है कि सिर्फ सामने पेश कर दो कोर्ट के, उतना ही उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। पर फिर जजों का खुद का अलग अलग, सबका अपना विवेक भी यूज होता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन खतरनाक पदार्थों से संबंधित नहीं है? जो खतरनाक पदार्थ हैं उनसे संबंधित इनमें से कौन सा सम्मेलन नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उन पे हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 2001 में, 2001 में, मई 2001 में, 22 मई 2001 को स्वीडन में हुआ था ये। और ये कब लागू हुआ? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मई 2001 को, और ये लागू हुआ था 17 मई 2004 को, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये किस पे है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। अब हम बात करें अगर खतरनाक कचरे का जो सीमा पार आवागमन है और उसके निपटारे के लिए एक सम्मेलन हुआ था कि जो कचरा समुद्र से जा रहा है उसको लेके, और ये हुआ था बेसल सम्मेलन हुआ था 1989 में। 22 मार्च 1989 को ये हुआ था बेसल में, और ये बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा जो रॉटरडैम सम्मेलन है, रॉटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था? 1998 में हुआ था ये, और ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, रॉटरडैम भी। और इसको लागू कब किया गया था? फरवरी 2004 में इसको लागू किया गया था। अडॉप्ट इसको 1998 में किया गया था। ये भी जो कीटनाशक हैं, औद्योगिक रसायन हैं, उन्हीं को लेके ये किया गया था। बान सम्मेलन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है, गवर्निंग काउंसिल, दोनों का सदस्य होता है? एक तो इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसका, और दूसरा जो नीति आयोग है उसका। दोनों की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मेंबर इनमें से कौन होता है? देखिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसमें मेंबर एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो नीति आयोग है उसके तो अध्यक्ष ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है, तो राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग दोनों की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मेंबर होता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य, नहीं ये अलग आ गया है। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिनका सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
कालिदास की जो शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम, सभी ने सुन पढ़ा होगा इसके बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का एक काफी विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद लगभग सभी जो फॉरेन लैंग्वेज है उनमें हो चुका है। एक्चुअली इसमें क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में, कालिदास की शकुंतला भी कहते हैं ये, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है, उनका बिछड़ना और उनका फिर से मिलना, ये एक काफी सुंदर कहानी है। इसके अलावा देखा जाए तो गीत गोविंद है, गीत गोविंद का भी 1794 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और 1794 में ही मनुस्मृति का भी, और 1798 में अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये तीनों का ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है विलियम जोन्स ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है, ये अभी चर्चा में है, और एक क्वेश्चन सरप्राइजिंगली ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार जो चर्चा में होती है, माइंस। राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है, ये राखा कॉपर जमशेदपुर के पास में है, और ये कॉपर की माइंस है। जमशेदपुर है झारखंड में, जमशेदपुर के पास में है झारखंड में। और भारत का जो पहला औद्योगिक तांबा खनन है 1900 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहीं पे शुरू किया गया था। जो कॉपर माइंस है 1900 में ब्रिटिशर्स ने यहीं से शुरू किया गया था, और अभी ये फिर से चर्चा में है। जमशेदपुर का अभी जिक्र हुआ है, तो अभी अभी आज ही जो रतन है हमारे देश के, भारत के रतन टाटा जी, वो नहीं रहे हैं। और मुझे भी अभी ये थोड़े टाइम पहले ही पता चला था कि अभी रात को वो उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने देखिए अपना पूरा लाइफ है जो दूसरों के लिए ही समर्पित किया है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यपाल होना चाहिए राज्य में। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मेन काम, मुख्य काम क्या होता है? सीपीयू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इनका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये काफी डिटेल में करवाए जा चुके हैं और आगे भी आपको करवाते रहेंगे, और रिवीजन में भी इनको कंसिडर करते हैं। सीपीयू का जो मेन काम होता है, ये जो डेटा है इसको प्रोसेस करना मेन काम होता है सीपीयू का। सीपीयू के और भी बहुत काम होते हैं वैसे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। ये क्रोनोलॉजिकली बताना है इनको। देखिए सबसे पहले हंटर आयोग है। हंटर आयोग 1882। इसका गठन जो भारत की प्रारंभिक शिक्षा सुधार है इसके लिए किया गया था। इसका एक उद्देश्य था जो वुड्स डिस्पैच के कार्यान्वयन में जो विफलता हुई वुड्स डिस्पैच की, उसकी जांच करने के लिए ही हंटर आयोग बनाया गया था। विलियम विल्सन हंटर थे इसके अध्यक्ष, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे, और इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग भी था। इसका हंटर आयोग है, दूसरा नाम इसका उच्च शिक्षा आयोग के नाम से ही पूछ लिया जाता है। बात करें सैडलर, जो सैडलर कमीशन है, सैडलर आयोग है, ये 1917 में बनाया गया था। डॉक्टर माइकल सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी यही है 10+2+3, और ये माइकल सैडलर कमेटी की ने भी रिकमेंड किया था इसको। मुस्लिम लड़कियों के लिए जो पर्दा स्कूल है वो स्थापित किए गए थे उस टाइम पे, और माध्यमिक और जो मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग से बोर्ड हो, इसकी भी इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच ये 1854 का है। चार्ल्स वुड
जो अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर भेजा था और उन्होंने भारत में शिक्षा की नींव रखी थी। वुड्स डिस्पैच ही है जिसने। सार्जेंट योजना की बात करें तो सर जॉन सार्जेंट थे, इनको 1944 में भारत में शिक्षा के लिए काफी वाइड योजना, काफी व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। माध्यमिक विद्यालय का जो उद्देश्य है उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जो एवरेज कैटेगरी में हैं, उत्कृष्ट है और जो उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी योग्यता रखते हैं। इस तरीके का इन्होंने रिकमेंड किया था। तो क्रोनोलॉजी आपके सामने है, अब हम आंसर इसे दे सकते हैं। CABD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? रैम और रोम के लिए इनमें से कौन सा? देखिए, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। रोम एक वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, ये एक गैर वास्तविक है। एक्चुअली एक गैर वाष्पशील मेमोरी है जो डेटा और डायरेक्शन को स्थायी रूप से संग्रहित करता है ये, और आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है इसमें। तो ये रियल ऑप्टिकल नहीं है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। रैम क्या है? रैम देखिए, जबकि अभी हम रोम पढ़ रहे थे, ये प्राइमरी मेमोरी भी है ये, और मैं आपको बता दूं रोम एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम की बात करें तो कंप्यूटर डिवाइस में हार्डवेयर होता है रैम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और वर्तमान में आप किसी भी चीज का जो यूज कर रहे हैं उसको ये अस्थायी रूप से भंडार करता है, उसका अस्थायी स्टोरेज होता है ये, ताकि वे जो डिवाइस प्रोसेस है उसके लिए यूज कर सकें। तो ये अस्थायी स्टोरेज करता है जिस पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। रोम बायोस को संग्रहित करता है। देखिए, बायोस को आमतौर पे रोम से ही जो रीड ओनली मेमोरी है उससे ही संग्रहित किया जाता है, जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो बायोस को आमतौर पे एक प्रकार के रीड ओनली मेमोरी रोम में संग्रहित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहा जाता है, जो अक्सर एक फ्लश मेमोरी के रूप में होता है और ये स्थायी बनाता है। जबकि ये क्या करता है कि बिजली चली गई तो इसकी जानकारी को बनाए रखता है। जबकि रैम में क्या होता है? रैम में अगर बिजली चली गई तो आपका डेटा चला जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। रैम उपयोगकर्ता के डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति प्रदान करता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का उपयोग मेमोरी को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। रैम उन सारे प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, डेटा को ये कलेक्ट करता है जो प्रेजेंट में आप सीपीयू से जो निष्पादित कर रहे हैं। ये एक अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी रैम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजली के जाने पे डेटा खो जाता है। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे पिन्ड मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। काबिल शब्द अक्सर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो समाचारों में देखा गया है अभी हाल ही में। काबिल ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये है काबिल। और भारत में जो आपूर्ति के लिए विदेशी स्थानों में जो सामरिक खनिजों की पहचान करना, अधिग्रहण करना और उनको वाणिज्यिक जो कमर्शियल यूज है उसके लिए यूज लेना, उसके लिए ये तैयार किया गया है सामरिक खनिज।
उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा और ये बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये हमारी नई वेबसाइट है study247.in। इस पे आप लगभग 10 स्टेट्स के आसपास यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और उनका जनरल स्टडीज का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएचएससी जो अभी नया आयोग बन गया है, इससे रिलेटेड भी आपको इस नई वेबसाइट पे मिल जाएगा, पुरानी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज का लिंक। वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इसी जो अब एग्जाम होने वाला है इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है। एग्जाम का कैलेंडर ही जारी होना है और सबसे पहले एग्जाम भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा। जो टीजीटी पीजीटी है उसमें सीटें काफी है, काफी लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसके बजाय ये एग्जाम पहले करवाएंगे। वो 30 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। Where was the first place of Army Commanders Conference 2024 organized? ये पहला फेस हुआ है, आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 की। ये कहाँ पे हुई है? थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जुडिशरी को लेके, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में। उससे पहले जो उसका फर्स्ट फेस हुआ था वो गुजरात में हुआ था, शायद कच्छ भुज में। वैसे ही इसका जो फर्स्ट फेस है ये गंगटोक में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में गंगटोक में हुआ है। और इसका जो सेकंड फेज होगा वो सेकंड फेज इसका भी न्यू दिल्ली में ही होगा। इसी महीने अक्टूबर के महीने में लास्ट में होगा। अभी पहला फेज ये सिक्किम गंगटोक में चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, करंट अफेयर्स है। At which of the following sessions the Indian National Congress adopted a significant resolution against the use of Indian troops in China, Mesopotamia and Persia? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से सेशन में ये रिजोल्यूशन पास किया था, ये अडॉप्ट किया था कि जो भारतीय दल है, जो भारतीय फोर्स है, आर्मी है, उनको चाइना, पर्सिया, मेसोपोटामिया और ईरान, इनके अगेंस्ट यूज नहीं लिया जाएगा। उस टाइम अंग्रेजों का शासन था तो कांग्रेस ने ये इन 4 कंट्रीज के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। देखिए, कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 में, मद्रास सेशन। और मद्रास सेशन है, इसके अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी ये 6 बार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं। और इस सेशन में जो 1927 में मद्रास सेशन हुआ था, इसके ये चेयर कर रहे थे, अध्यक्ष थे। और इसी सेशन में ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, पास किया गया कि इंडियन ट्रूप्स चाइना, मेसोपोटामिया, पर्सिया और ईरान के खिलाफ यूज नहीं लिए जाएंगे। मोहम्मद, ये जो मुख्तार अहमद अंसारी हैं, ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे ये। Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2024? देखिए, लिटरेचर का 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? पहली बार एक कोरियन को यह नोबेल प्राइज मिला है। पहली बार किसी कोरियन को मिला है, ये साउथ कोरिया से है, हांगकांग। इनको मिला है 2024 का नोबेल प्राइज। और इसमें देखिए, ये जो है ये फीमेल है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना। शी इज द फर्स्ट कोरियन टू रिसीव दिस ऑनर।
इनकी पोएटिक जो इंटेंस पोएटिक प्रॉज है उसके लिए मिला है इनको। तो नाम ध्यान रखिएगा, नोवेल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना जो समझौता है, ये किसके बीच हुआ था? लखनऊ पैक्ट और पूना पैक्ट में से एक एग्जाम में 100% आता है, और किसी शिफ्ट में लखनऊ पैक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी दिन दूसरे दिन जिनका एग्जाम होता है उसमें लखनऊ और पूना इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो पूना पैक्ट हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। कई बार क्या होता है कि जैसे हम आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि टीवी पे कोई डिबेट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई भी टॉपिक, तो उसमें जनरली देखने को मिलता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, डिफेंस या फिर बजट, किसी भी चीज का कोई भी एक पर्टिकुलर आपको एक्सपर्ट मिलते हैं, जो कोई 8वीं फेल हो सकता है, कोई ग्रेजुएट भी हो सकता है, लेकिन वो उनका जो पॉलिटिकली सूट करता है वही बात करते हैं। तो हमें एक बार जरूर, स्पेशली जो यूथ है, उसको पूरा डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि, और फिर उससे क्या होता है कि वो शॉर्ट बनाकर उसको वायरल करते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो बताए जाते हैं और उसको लाखों लोग देख चुके होते हैं और एक्चुअल में वो सही नहीं होते हैं। तो ऐसा लगता है कि युवा, और फिर युवा पीढ़ी है वो तो इसको, जो जिनको जानकारी नहीं है या जो उस बात पे बिलीव करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे, उसको सच मानते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, पूना पैक्ट में इनमें से कौन सा एक सैलिएंट फीचर नहीं है? रिजर्वेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन फेवर ऑफ डिप्रेस क्लास, ये पूना पैक्ट में था। 18% रिजर्वेशन डिप्रेस क्लास के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये भी था। एजुकेशन ग्रांटेड फॉर द डिप्रेस क्लासेज, ये भी था। एक दिन क्या है, 23 सितंबर को, या 23 सितंबर का ही है शायद, उस टाइम ये पूना पैक्ट हुआ था जब गांधी जी के पास गए थे डॉक्टर अंबेडकर, और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी कम्युनिटी के लिए न्याय चाहिए। तो उस पे काफी अंबेडकर की आलोचना हुई थी बाद में, और कई न्यूज़पेपर्स में कई आर्टिकल वगैरह कई चीजें छपी थी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे डबल वोटिंग राइट्स, किसके लिए? जो दलित हैं, डिप्रेस क्लास है, शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, उनके लिए डॉक्टर BR अंबेडकर चाहते थे डबल वोटिंग का मतलब, एक तो जैसे डिप्रेस क्लास है या जो कहते हैं दलित, उनका जो कैंडिडेट है वो खड़ा होना चाहिए। अब उनका जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसके लिए तो वोटिंग होगी। आप देखते होंगे आज भी कई सीटें हैं जो ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, SC के लिए, ST के लिए वो रिजर्व रहती है। तो वो यहीं से शुरू हुआ था, ये पूना पैक्ट से। अंग्रेजों के टाइम पे 75 या 78 सीटें थी, लेकिन जब ये पूना पैक्ट हुआ उसके बाद 148 कर दी गई थी। और डबल वोटिंग चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन गांधी जी गांधी जी तो इससे अनशन पे बैठ गए थे उल्टा। वो नहीं चाहते थे डिप्रेस के लिए ये रिजर्वेशन हो या ये उनको डबल वोटिंग वगैरह मिले, और इससे डॉक्टर अंबेडकर भी खुश नहीं थे क्योंकि वो डबल वोटिंग चाहते थे डिप्रेस क्लास के लिए। तो डी है, ये पूना पैक्ट में नहीं हो पाया था, जिससे डॉक्टर अंबेडकर खुश नहीं थे। इसमें आप देखिए दो चीजें हैं, हो सकता है इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। महात्मा गांधी है जो नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को ये राइट्स, ये स्पेशल स्टेटस, ये जो रिजर्वेशन कह सकते हैं, या फिर ये जो मिला है पूना पैक्ट में, वो मिले। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। लेकिन इसी को देखा जाए तो महात्मा गांधी है, उन्होंने पब्लिकली ओपोज किया इसका, ये नहीं होना चाहिए, इससे सोसाइटी में डिवीजन होगा। लेकिन अगर जब बात मुस्लिम्स की आई तो उसके लिए गांधी जी ने विरोध नहीं किया था। और ये जो देसाई थे उनके सेक्रेटरी, उन्होंने नोट बनाए हैं, उसमें है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38 समर नेशनल गेम। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, 38वें समर नेशनल गेम अभी किस राज्य में होने जा रहे हैं? तो 38वें जो समर नेशनल गेम है ये जनवरी 2025 में होंगे।
28 जनवरी से और 14 फेब 28 जनवरी 2025 से और 14 फरवरी 2025 तक ये उत्तराखंड में होंगे 38वें समर नेशनल गेम और विंटर गेम, दोनों उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो 37 जो 37वें हुए थे नेशनल गेम्स, वो कहां पे हुए थे? 37वें नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में। कहां हुए थे? गोवा में हुए थे। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जो विंटर गेम्स हैं, विंटर गेम्स हमेशा कहां होते थे? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन पहली बार विंटर गेम्स आउटसाइड जम्मू कश्मीर हुए थे, वो गोवा में हुए थे। 37वें नेशनल गेम भी और विंटर गेम्स भी आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें। ये जो नेशनल गेम्स हैं ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पहला जो नेशनल गेम हुआ था ये कहां पे हुआ था? 1924 में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था लाहौर में, और उसको कहते थे ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। ये जो आज करेंसी और सोने का जो रेशियो है, गोल्ड और करेंसी का जो रेशियो होता है, ये एक्ट है, इसको बोला जाता है इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। ये कौन से वायसराय के टाइम पे ये पास किया गया था? तो ये जब ये एक्ट पास किया था उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और इसी एक्ट ने एस्टेब्लिश किया था रेशियो रूपी एंड गोल्ड एक्सचेंज का जो रेशियो है ये इसी एक्ट से बना था। Which among the following is the only western entrance to the highlands of Ladakh? ओनली वेस्टर्न एंट्रेंस की बात हो रही है। जोजिला इकलौता लद्दाख में वेस्टर्न एंट्रेंस है जोजिला पास। एक क्वेश्चन पास का आता है, बनिहाल पास है, इंपॉर्टेंट पास है जो कनेक्ट करता है हिल एरिया जम्मू एंड कश्मीर वैली के। जम्मू और कश्मीर वैली के जो हिल एरिया है उनको कौन कनेक्ट करता है? बनिहाल पास। जैसे जवाहर टनल है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बनी थी और उसको इनोग्रेट किया था 1956 में। जोजिला पास की बात करें तो ये कहां पे है? बिटवीन द वैली जो कश्मीर एंड कारगिल, कश्मीर और कारगिल के बीच में है ये, और ये वेस्टर्न एंट्रेंस है हाईलैंड्स ऑफ लद्दाख। रोहतांग पास की बात करें तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। मोहन पास है, मोहन पास कहां पे? शिवालिक हिल्स रेंज में आता है ये, सिक्किम में। कोराला है, कोराला ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है। कहां पे है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। एक अघिल पास का पूछ लिया जाता है। अघिल पास है जो K2 है काराकोरम रेंज में, उसके नॉर्थ साइड में पड़ता है, ये ज्वाइंट करता है। हम बात कर रहे हैं अघिल पास की। अघिल पास ये किसको ज्वाइन करता है? लद्दाख को और जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है उसको, दोनों को ज्वाइंट करता है अघिल पास। बॉमडिला का पूछ लिया जाता है कई बार, बॉमडिला कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। चांगला का पूछ लिया जाता है, चांगला किसको कनेक्ट करता है? ये लद्दाख को, और लद्दाख में ही है ये एक्चुअली चांगला। एक दिहांग देबांग का पूछ लिया जाता है, दिहांग देबांग पास भी है, दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। दिहांग देबांग की बात कर रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा ए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कई बार आप बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इसी साल की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप नेक्स्ट कोई नई वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो देख के भी काम चला सकते हैं। मैच करना है इनको डेवलपमेंट ऑफ स्किल और डिस्क्रिप्शन। कॉग्निटिव स्टेज इसमें है डिक्लेरेटिव नॉलेज। एसोसिएटिव स्टेज की बात करते हैं हम, इसमें है कॉम्बाइन स्टेप्स इनटू लार्जर यूनिट। ऑटोमेटेड स्टेट विदाउट मच अटेंशन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, एक क्वेश्चन इस तरीके का मैचिंग का, स्पेशली ये या तो वो
सैंपलिंग का आ जाता है, सैंपलिंग का, या फिर ये स्टेज का आता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड विदाउट इन्फेरेंस एंड और यूज ऑफ रीजन इज कॉल्ड एज, जो नॉलेज एक्वायर्ड किया जाता है बिना किसी इन्फेरेंस के और यूज ऑफ रीजन के, उसको कहा जाता है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू आप जानते हैं महानदी यहीं से ओरिजिनेट होती है, महानदी यहीं से ओरिजिनेट होती है। महानदी नहीं, दामोदर नदी, सॉरी, दामोदर रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये है रांची प्लेट्यू, जहां से दामोदर रिवर ओरिजिनेट होती है। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन इज ए जॉइंट मिशन। ये जो लुपेक्स एक जॉइंट मिशन है, और ये जॉइंट मिशन किसका है? दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और जापान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ये जॉइंट मिशन है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर करेक्टली मैच? ये नदी है और ये उनकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी जिन्हें कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, सही है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, ये सही है, इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की ट्रिब्यूटरी पेनगंगा है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है एक्चुअली। पेनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर। कृष्णा, भीमा, लूनी, सुकड़ी, ये सही है। 1, 3, 4 इसका करेक्ट मैच कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1, 3 और 4, दिस वन बी, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेज ऑफ दोआब और रिवर्स? एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में ये आया था दोआब का, जहां दो नदियां मिलती हैं वो दोआब, ये क्वेश्चन आया था। बीस्ट दोआब है ब्यास रिवर और सतलज रिवर, ये है बीस्ट दोआब। बारी, देखिए इनके नाम से ही है, ब्यास और रावी, तो ये हो गया बारी। रचना, रावी और चेनाब, रचना क्या है? रावी और चेनाब, तो ये गलत है। चाज जो दोआब है चेनाब और झेलम, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। खादर इज, खादर क्या है? देखिए जो खादर सोयल है ये न्यू और यंगर डिपॉजिट है, न्यू और यंगर डिपॉजिट है किसका? एलुवियम सोयल का। जो फ्लड प्लेन्स हैं, एलुवियल सोयल क्या होती है? जो नदी अपने साथ जो पदार्थ या जो लेके जाती है बहा के, उससे जो मिट्टी बनती है, उस एरिया में जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी। खादर है ये इस एलुवियल सोयल का ही पार्ट है। खादर एक न्यू फॉर्म है, यंगर फॉर्म है इसका एलुवियल सोयल का ही। ये क्या है? न्यू एलुवियल सोयल। इसमें हर साल इसको देखिए रिन्यू होता है, जैसे क्योंकि नदी अपने साथ ले जाती है, ये फर्टाइल भी है,
जो भांगर सोयल होता है उससे ज्यादा फर्टाइल है ये, क्योंकि जो भांगर है वो ओल्डर एलुवियल सोयल है। लार्ज पार्ट जो नदर्न इंडिया का है, नदर्न इंडियन प्लेन्स का है, वो भांगर सोयल ही है वहां पे। लेकिन हमसे पूछा है खादर का, तो ये नई फॉर्म है एलुवियल सोयल की, और जो भांगर है वो नए ओल्ड फॉर्म है इसकी एलुवियल सोयल की। Which method is most directly associated with lack of informed consent? Which method is most directly associated with lack of informed consent? ये होता है कन्वर्ट ऑब्जर्वेशन। Which of the following is a form of harm that might be suffered by research participant? जो research participants हैं उनके लिए है might be harm। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल इंजरी, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये सभी डी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following are the smaller planets than the size of Earth? अर्थ की साइज से स्मॉलर प्लैनेट इनमें से कौन से हैं? पृथ्वी की साइज से छोटे प्लैनेट कौन से? देखिए जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स, अगर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो जुपिटर, जुपिटर के बाद में आता है शनि, इसके बाद में यूरेनस, देन नेपच्यून, इसके बाद में अर्थ, देन वीनस, इसके बाद में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं हम मार्स एंड मरकरी। मरकरी होता है बुध, वीनस होता है शुक्र, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति और सैटर्न शनि। ये ज्यादा से कम है। तो देखिए पृथ्वी का पूछा है, तो पृथ्वी से कम कौन सा है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक तो वीनस है, पृथ्वी से छोटा है, दूसरा मार्स, मरकरी। तो ऑप्शन में देखते हैं वीनस एंड मार्स। Which among the following language is not there in 8th schedule of Constitution of India? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल में। अब इनमें से कौन सी नहीं है? राजस्थानी है, ये 8वें शेड्यूल में नहीं है। संविधान की जो 8वां शेड्यूल है उसमें राजस्थानी जो टोटल 22 लैंग्वेज है उनमें नहीं है। 22 लैंग्वेज कौन सी है? आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये टोटल 22 लैंग्वेज हैं। Which among the following was not a union territory before it was accorded the status of full-fledged state? इनमें से कौन सा उसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया था उससे पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था? जैसे अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और उसको आने वाले टाइम में फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल जाएगा जैसे पहले था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि इनमें से कौन सा पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था? सिक्किम यूनियन टेरिटरी नहीं था, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये यूनियन टेरिटरी रहे हुए हैं, इनको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला है। उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश रहे हुए हैं। सिक्किम कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशन डायरेक्टली विथ, जो सीपीयू है उसकी बात हो रही है। सीपीयू परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशन डायरेक्टली विथ, सीपीयू है ये रैम के साथ डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द अल्गोरिथम इज बेसिकली, अल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है? इट इज अ फ्लो ऑफ प्रोग्राम।
एल्गोरिथम क्या होता है? एक लॉजिकल फ्लो प्रोग्राम होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स नागालैंड एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है? और ये है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के तहत नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। स्पेशल स्टेटस का डेफिनेशन क्या होता है? द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, जो लैंड है एंड इट्स रिसोर्सेज in that particular state belongs to the people, not to the government। वहां का जो लैंड है, वहां का जो रिसोर्सेज है, वो वहां के लोगों से बिलोंग करते हैं, ना कि गवर्नमेंट से। ये होता है स्पेशल स्टेटस का मतलब आर्टिकल 371 में। What is the time limit given to the parliament to pass the ordinance promulgated by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, ऑर्डिनेंस का हम पढ़ चुके, राष्ट्रपति के पास पावर होती है आर्टिकल 123 में कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया है, उसके लिए पार्लियामेंट के पास कितनी टाइम लिमिट है कि वो अध्यादेश पास हो, पास नहीं हो, लेकिन उसका कंक्लूजन निकले। दो चीजें हैं, पार्लियामेंट के पहला सेशन हुआ और ये दूसरा सेशन है, इन दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तो ये हो गई, ऑटोमेटिकली टाइम लिमिट ये क्या है कि 6 महीने के अंदर वो पास होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट का कोई सत्र, कोई संसद का कोई सत्र नहीं है सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना ही होगा दूसरा सेशन। तो एक तो ये 6 महीने हो गए। अब क्या है, इसमें एक और चीज है कि पार्लियामेंट सेशन में है तो 6 वीक में आपको ये पास करना होगा, चाहे पास करें नहीं करें, जो भी करना है, लेकिन 6 वीक के अंदर करना है। तो दो चीजें हो गई, 6 मंथ एंड 6 वीक। पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट का कामकाज चल रहा है, तो आपको 6 वीक में ये करना है। इसका टाइम लिमिट 6 वीक की है, जो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेशन बुलाना ही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर सीरियस लीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और ऐसा क्यों है? ये कहा गया है किसमें? आर्टिकल 75 में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद कहिए आप, जो जिसको कैबिनेट कहा जाता है, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो कैबिनेट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें लोकसभा के प्रति क्यों होते हैं रेस्पॉन्सिबल? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा में जैसे, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, ये मतलब सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो सरकार गिर जाती है। तो वो कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के। 2 बार पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, जब इनकी जो अभी गवर्नमेंट है बीजेपी एनडीए, इनका 2 बार पहले नो कॉन्फिडेंस ला चुके हैं, दोनों बार इलेक्शन से पहले। और अब तो ये इनके जो सहयोगी है, चाहे 2 पार्टियां, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे बीजेपी, तो अब आपको हो सकता है अगले सेशन में नो कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाए। तो अब ज्यादा बार आपको नो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। Which of the following were the consequences of Earth Summit held in 1992? जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में हुआ है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज इनमें से कौन से रहे हैं, कौन से नहीं है? देखिए, अर्थ समिट हुआ 1992 में, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसी के परिणाम स्वरूप ये लाया गया था रियो डिक्लेरेशन। एजेंडा 21 भी इसी का ही है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसी के कॉन्सिक्वेंस है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं होता है जो आपके
इसमें टेस्ट में कवर नहीं किया जाए। जो भी आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। कई बार स्पेशली जैसे करंट अफेयर्स का अलग टेस्ट है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, कई बार उनको करंट अफेयर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इनके अलग अलग सेपरेट टेस्ट भी करवाते हैं, यूनिट वाइज भी करवाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट तो करवा ही रहे हैं। और कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं आपको सिलेबस के अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर जनरली नॉन एज ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट क्या होता है? देखिए, जो ट्विन डेफिसिट कहा जाता है वो है फिस्कल और करंट। फिस्कल एंड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट इज नॉन एज ट्विन डेफिसिट। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP इन इंडिया? कौन सा राज्य है जिसका जो स्टेट का, जिसको समझाने के लिए कहें कि स्टेट का जो GDP है वो कौन से राज्य का सबसे ज्यादा है, हालांकि उसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है GSDP। तो किस राज्य का GSDP हाईएस्ट है? अभी की बात करें तो जो हाईएस्ट है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पे कर्नाटका आता है। कर्नाटका के बाद चौथे नंबर पे गुजरात है। गुजरात के बाद में 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये टॉप 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट है, इस पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए भी आप, ये हमारी वेबसाइट है study247.in, इसको विजिट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई नए अपडेट्स हैं वो भी यहाँ शेयर किए जाते हैं। अभी कोई न्यूज वगैरह कुछ आता है तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। किस भारतीय को हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है? अभी चंद्रयान 3 है, ये सक्सेसफुल कब लैंड हुआ था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। तो ये साउथ पोल पे लैंड किया था इसने 23 अगस्त 2023 को। और उसी के लिए ये जो IAF है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इसने विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? एक क्वेश्चन इस तरीके का देखा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 280 है, ये वित्त आयोग से संबंधित है। या तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन का। जो 16वां वित्त आयोग है उसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ये 31 दिसंबर 2023 को अपॉइंट किया था 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। देखिए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके बाद वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग का। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया को ही अब 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ये कब से लागू होगा? ये देखिए, 16वां वित्त आयोग है, 1 अप्रैल 2026 से लागू, ये 5 साल के लिए होगा। 1 अप्रैल 2026 से और 5 इयर्स के लिए।
ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए रहेगा। अब इसमें 4 मेंबर हैं, ये कमीशन में अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें से 3 मेंबर फुल टाइम है, अजय नारायण, एनी जॉर्ज, इसके अलावा मनोज पांडा और सौम्यकांति घोष। तो देखिए, जो अजय नारायण झा हैं, ये 15वें वित्त आयोग के भी मेंबर थे और ये एक्सपेंडिचर में फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हुए हैं। ये फुल टाइम मेंबर है अजय नारायण झा। अगर बात करें श्रीमती एनी जॉर्ज की, तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रही है एक्सपेंडिचर में और ये भी फुल टाइम मेंबर है। मनोज पांडा की बात करें, मनोज पांडा ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, एंड ये जो CESS है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, हैदराबाद में है, ये उसके डायरेक्टर रहे हुए हैं, ये भी फुल टाइम मेंबर है। डॉक्टर सौम्यकांति घोष है, ये ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और ये पार्ट टाइम मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो देखिए 15वां वित्त आयोग रहा है, ये इसने रिकमेंडेशन दी थी 2000 कोविड के टाइम पे 2020-21 और फिर उसके बाद में 21 से 26। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन, 15वां वित्त आयोग कब अपॉइंट किया था? 2017 में अपॉइंट कर दिया गया था और उसके चेयरमैन थे NK सिंह। ये बात कर रहे हैं हम इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसकी, 15th फाइनेंस कमीशन की, और ये 16th फाइनेंस कमीशन है जो 31 दिसंबर 2023 को अपॉइंट किया है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया है। ये 2026 से और 2031 तक के लिए अपॉइंट किया है। आज इसमें ये 3 फुल टाइम मेंबर और 4 ये एक है जो पार्ट टाइम मेंबर है, श्री अरविंद पनगड़िया, इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। और आर्टिकल 280 यही कहता है कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। स्टिलवेल रोड भारत को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ये रोड आजकल काफी चर्चा में है। ये स्टिलवेल रोड है, देखिए ये बनाया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, एक अमेरिकी कमांडर था, उसने ये रोड बनाया था और उसका नाम स्टिलवेल ही था और उसी के नाम पे ये रोड बना था। ये रोड है, ये जोड़ता है भारत को चीन से। भारत में लेडो है और म्यांमार के रास्ते चीन में जो कुनमिंग है उसको जोड़ता है। जो म्यांमार के माध्यम से हम चीन से जोड़ता है भारत को, वो यही रोड है। आजकल ज्यादातर दुनिया का ध्यान इसी रीजन में है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। मेरिनर 10, बेपी कोलंबो, नोजोमी, प्लेनेट बी, और ये किससे संबंधित है? ये देखिए, जो मेरिनर 10 है ये बिल्कुल सही है, बुध पे नासा ने ही भेजा है। ये मेरिनर 10 है, बुध ग्रह पे भेजा गया, ये पहला अंतरिक्ष यान था और ये एक ही मिशन में 2 ग्रह का अन्वेषण करने वाला पहला मिशन था मेरिनर 10, जिसमें नासा ने बुध और शुक्र दोनों पे मेरिनर 10 भेजा था और ये बुध पे भेजा गया पहला मिशन है मेरिनर 10, ये ध्यान रखना आपको। बेपी कोलंबो है, बेपी कोलंबो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसका बुध ग्रह से संबंधित एक जॉइंट मिशन है। तो ये भी यूरोपियन और जो जापान का है उनका जॉइंट मिशन है ये बुध पे। नोजोमी, नोजोमी जो है ये जापान का पहला मंगल पे भेजा है इन्होंने अपना मिशन। तो नोजोमी चाइना का नहीं है, जापान का है। तो इस हिसाब से 20 का करेक्ट आंसर आएगा। सही पूछा है, पहला और दूसरा सही मैच कर रहे हैं।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। इसमें कंजूसी मत कीजिए, इससे सपोर्ट बना रहेगा आपका। और ये वेबसाइट हमारी, इस पे आपको आपके स्टेट से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित फ्री में मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये किसका लेख था? ये लेख था जो अरविंदो घोष का था। और इसमें पहला एग्जाम्पल था ये, जो कांग्रेस के भीतर अतिवाद का ये पहला एग्जाम्पल था। और ये लेख श्रृंखलावाइज लिखा गया था, एक सीरीज में लिखा गया था ये लेख, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष का। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था? जो प्रियम्बल है उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहा था कि यही है आधार संरचना। ये एसआर बॉम्बे केस था, उसमें कहा गया था। ये काफी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। और इसमें जो स्पेशली आर्टिकल 356 की बात करें या फिर यूनियन और जो स्टेट हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनकी बात करें, आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात करें, और इसका जो केंद्र और राज्य के संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उन पे काफी इफेक्ट हुआ था इस डिसीजन के बाद में। एसआर बॉम्बे केस, ये एसआर बॉम्बे है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के विषय में गलत है? गलत पूछा गया है सी राजगोपालाचारी के विषय में। देखिए, सी राजगोपालाचारी है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी जिसे कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया था, ये सही नहीं है। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर नहीं थे, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर बने थे। सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी रहे हुए थे ये। तो बी ये गलत है, और यही इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, क्योंकि गलत ही पूछा हमसे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का 5 ईयर प्लान का पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। 1956, 57 ये सेकंड 5 ईयर प्लान था, और उसके बाद में 1960, 61 ये टाइम रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और इसके जो योजनाकार थे पीसी महालनोबिस थे। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें काफी चीजों को लिया गया था कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उस पे फोकस हो, उद्योग परिवहन, ये पहली पंचवर्षीय योजना में था उद्योग परिवहन। तो भारत के संवैधानिक मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समिति का अध्यक्ष था? जो संवैधानिक मसौदा तैयार करना था, तैयार किया, और उसकी जांच के लिए, संवैधानिक मसौदा हुआ उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो संवैधानिक मसौदे की जांच के लिए कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है वो मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या घनत्व है, पहले तो हम देख लेते हैं भारत का ही कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की सेंसस की बात करें तो देश का पॉपुलेशन डेंसिटी था 382। अब हमसे पूछा है कि सबसे कम किस स्टेट का था, किस प्रदेश का था? तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था, ये 17 था, ओनली 17।
और हाईएस्ट किसका था? हाईएस्ट था ये दिल्ली का था, दिल्ली का, कि सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये लगभग 11,000 के आसपास था, अब ये और बढ़ गया होगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और बाकी तो अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए थ्रोली। अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं उसके बाद आपको ना कोई बुक पढ़नी है, ना कोई नोट्स, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है वो पढ़ना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिलता है आपको, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलता है, सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, वीडियोज मिल जाते हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाया जाता है। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता एवं द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया? पावर सेपरेशन की बात हो रही है, संघीय संरचना होगी, प्रांतीय स्वायत्तता होगी, ये कहां से लिया गया है? तो ज्यादातर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वहां से ही ली गई है। मुद्रास्फीति और धन की क्रय शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन की क्रय शक्ति के संबंध में पूछा गया है। देखिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो जो धन की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इसमें धन की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं, कमी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा देशवन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज देख लेते हैं वो कौन सी है। तो जो इंपॉर्टेंट है H2O, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल वाष्प, वाटर वेपर। इसके अलावा आप देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन है CH4, या फिर हम देखें ओजोन है O3, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है, कुछ इंपॉर्टेंट। अब इनका योगदान कितना है? अगर वाटर वेपर की, जलवाष्प की बात करते हैं हम H2O की, तो ये 36 से, और इसका 72% कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज में, जो है H2O की बात कर रहे हैं। CO2 की बात करें हम, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका 9 to 26% इसका कंट्रीब्यूशन है। मीथेन की बात करें हम तो 4 to 9% मीथेन का है। इसके अलावा हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का कंट्रीब्यूशन 3 to 7% है। तो ये टॉप के चार आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। अगर आपसे सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि ज्यादा से कम में बताइए, तो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फिर बाद में है ये। तो इसी हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा इसका। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला था, अभी इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज भी घोषणा भी हुई है। अगर पॉसिबल होगा तो किस फील्ड में जिन जिन को मिला है वो आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज वेबसाइट पे अवेलेबल है, इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहाँ कंप्लीट लिस्ट है किस फील्ड में किसको मिला है। और ना सिर्फ नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? एक क्वेश्चन इस तरीके से जो जनजाति है उसका आता है, और ये पिछले 5-6 साल का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछा जाता है। जो जनजाति है जो चर्चा में रहती है उसका पूछ लिया जाता है। बुशमैन जनजाति ये अफ्रीका में से है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे,
इनमें निवास करती है मेनली। तो ये अफ्रीका से है बुशमैन का। अगर देखा जाए तो बोत्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, अंगोला है, जिम्बाब्वे है, इसमें पाई जाती है बुशमैन जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित है? मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित कौन सी कमेटी है? देखिए, अभी जो चाहे हम बात कर ले जीएसटी की, जीएसटी की रिकमेंडेशन भी इसी कमेटी ने की थी कि जीएसटी होना चाहिए ताकि सबको, और उस जीएसटी का भी काफी फायदा मिलता है राज्यों को, उसका टैक्स का पैसा मिलता है और हर महीने वो उसमें इंक्रीज होता ही जा रहा है। और इससे क्या हो गया, ये जीएसटी ऑनलाइन हो गया तो इससे एक चीज और हो गई है कि जो पहले जो इससे रिलेटेड जो ऑफिसर थे जो इरेगुलरिटीज करने पे वो अपने लेवल पे निपटा लेते थे एक तरीके से ब्राइब वगैरह करके, वो पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन हो गया सारा। तो स्टैंडर्ड जो मानक कटौती है, या फिर हम बात कर ले इनकम टैक्स की, जो आईटी स्लैब है कि इतनी रेंज है आपकी, 2 लाख से ज्यादा इनकम है, 4 लाख से ज्यादा है, 6 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से ज्यादा है, तो इस पे इतना टैक्स होना चाहिए, इस पे इतना टैक्स होना चाहिए। ये भी इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था, और ये कमेटी थी विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी ने ही इसको कि छूट में क्या बदलाव होना चाहिए, कर में, कर छूट में क्या बदलाव हो, क्या टैक्स स्लैब हो, ये सब इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, विजय केलकर कमेटी। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और जो विंध्य क्षेत्र है इसके बीच में पड़ता है ये मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। लगभग ये 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किससे संबंधित है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना की थी, जून 1905 में, 12 जून 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए ये संगठन बनाया गया था, और इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किया गया था? देखिए, जो मालेगांव कमेटी है इसका गठन किया गया था सेबी के द्वारा। किसने किया था इसका गठन? सेबी ने इसका गठन किया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1995 में। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पुरानी कमेटी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछे जाते हैं। और इसीलिए जो पहली कमेटी बनी इकोनॉमिक रिफॉर्म से या किसी से भी रिलेटेड, उससे लेके और आपको जो लेटेस्ट है 2024 या 25 आपका एग्जाम जब तक हो, जब तक कि सभी कमेटियों को इसी तरीके से एक एक करके करवा दिया जाएगा, और वो आपके लिए इजी भी रहेगा याद करना। तो आपको ध्यान रखना है, मालेगांव कमेटी का गठन सेबी ने किया था, और ये 1995 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसने रिकमेंड किया था कि जो प्राथमिक पूंजी बाजार है उसमें सुधार की जरूरत है, प्राथमिक पूंजी बाजार में सुधार की जरूरत है, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। समाचारों में आने वाला बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये किससे संबंधित है? ये बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 में हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसका उद्देश्य था जो साइबर क्राइम है उसको रोकना। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क से संबंधित जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पे केंद्रित है बुडापेस्ट कन्वेंशन। और ये आजकल कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है बुडापेस्ट कन्वेंशन, क्योंकि ज्यादातर आजकल साइबर क्राइम ही हो रहा है, ये काफी बढ़ चुका है। और ये 2001 में तो ये संधि हुई थी, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 2004 में लागू किया गया था बुडापेस्ट कन्वेंशन को, साइबर अपराध के लिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ है, समुद्री प्रदूषण की या जो डंपिंग है, समुद्र में जो अपशिष्ट की डंपिंग की जाती है उसकी
उसको रोकने के लिए एक 1972 में लंदन कन्वेंशन हुआ था। लंदन कन्वेंशन, देखिए क्या होता है कि जो कचरा है वो समुद्र में ज्यादा जाता है तो फिर वो किसी ना किसी जो कोस्टल कंट्री है वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, उससे कई बीमारियां फैलती है। तो इसी के लिए 1972 में लंदन कन्वेंशन हुआ था समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए। अगर हमसे पूछ लिया जाता है विमानन क्षेत्र से संबंधित कौन सा कन्वेंशन हुआ है, तो विमानन जो हवाई क्षेत्र है, विमान पंजीकरण हो या उसकी सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, उसको लेके और एक कन्वेंशन हुआ था शिकागो कन्वेंशन। और ये शिकागो कन्वेंशन हुआ था 1994 में। ये विमानन क्षेत्र से संबंधित चीजें हैं उनको लेके हुआ था। अगर पूछा जाता है कि जो खतरनाक और अपशिष्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका, तो जैसे कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड खतरनाक हो या फिर अदर जो है हैजार्डियस अपशिष्ट हैं उनको लेके जो इंटरनेशनल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1989 में। और ये कन्वेंशन था बेसल कन्वेंशन, और जो बाद में बेसल कन्वेंशन 1992 में जाके लागू हुआ था। उम्मीद है मुझे ये चारों आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जाएगा तो आप इसको सही करके आएंगे। कभी कभी समाचारों में रहने वाला पद स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किससे संबंधित है? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें जो विकासशील देश हैं उनको स्पेशल राइट्स मिले, या जो विकासशील देश या अदर जो मेंबर हैं उनका व्यवहार उनको निर्देशित करना, ये सब इसमें शामिल है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। किसी को स्पेशल राइट्स मिले, किसी का ट्रीटमेंट डिफरेंशिएट हो, इस तरीके की चीजें हैं। जैसे विकसित देशों के साथ ताकि वो विकसित देश है उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनकी प्राप्ति कर सके, या जो सब्सिडी है न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिल सके, इसलिए डब्ल्यूटीओ का है SNDT बोलते हैं इसको, SNDT स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कैस सैयद को अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर के महीने में ही, और ये राष्ट्रपति बने हैं ट्यूनीशिया के। और कैस सैयद ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ट्यूनीशिया के। इससे पहले ये 2019 में भी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था इन्होंने। उस टाइम अराउंड 60% वोटिंग हुई थी जब इन्होंने चुनाव जीता था, और अभी जो चुनाव हुआ है अक्टूबर 2004 में ये जीते हैं, तो 25% टोटल वोटिंग हुई है वहां पे। 25% लोगों ने वोट किया है, और उस 25% में से लगभग 90% वोट कैस सैयद को मिले हैं। ट्यूनीशिया की हिस्ट्री में सबसे कम वोटिंग हुई है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है? देखिए, एक तो पूछ लिया जाता है आपसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दूसरा मेनलैंड का पूछा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो जो मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु है ये है कैप कॉमरिन, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु वहां पे है ये। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस होता है इसमें 32 बिट्स होते हैं। देखिए, आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे हर हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। वो एक न्यूमेरिकल लेवल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, और कम्युनिकेशन के लिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता भी है ये। जैसे आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस पहचान और स्थान को संबोधित करना। दो काम होते हैं इसके, नेटवर्क इंटरफेस पहचान करना, और एक तो कौन से नेटवर्क से है और दूसरा लोकेशन। ये आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। पहले जो आईपी एड्रेस था आईपी IPv4 ही था, उसमें 128 बिट्स का यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो आईपी ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का संस्करण 4 है, इसको IPv4 बोला जाता है। इसमें अभी 32 बिट्स यूज लिए जा रहे हैं।
ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से, देखिए ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर कौन सी विधि में दिया गया है ज्ञान तक पहुंच के लिए। तो देखो वैज्ञानिकों ने कभी कभी क्या है अध्ययन के टाइम पे कई चीज का गहन बोध हासिल करने के लिए एक तो आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक दो विधियों का जो मिक्सचर है और इन दोनों विधियों का जो संयोजन है उसका यूज करके ही अभी जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस रिसर्च, इसकी नींव रखी है। तो ये आगमनात्मक और नियमनात्मक दोनों का जॉइंट है, वो है वैज्ञानिक विधि, मॉडर्न वैज्ञानिक विधि। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ या संयुक्त रूप से। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिए। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।